पगली, तू मेरी इकलौती बहन है। अगर मैं तुझ पर पैसे नहीं उड़ाऊंगा तो क्या दुनिया पर उड़ाऊंगा, वरना कोई भी लगा तुझे 10 रुपए की चाय पिलाकर बेवकूफ बना ले जाता और पापा मुझे जान से मार देते। दोनों भाई बहन हंसी मजाक कर रहे थे कि तुमने घड़ी देखी, चलो अब बहुत हुआ, मम्मी पापा और छोटा भाई बस पहुंचने ही वाले होंगे, उन्हें लेने एयरपोर्ट चलना है। सू लिंगशुआन हैरान थी, मम्मी पापा भी आ रहे हैं, तुमने उन्हें कैसे मनाया? तुमने शरारत से कहा, तेरे बर्थडे का लालच देकर। अब वो यहाँ आ रहे हैं तो मैं उन्हें वापस जाने ही नहीं दूंगा। उधर दूर लॉन्ग बटलर गाड़ियों का काफिला लेकर पार्टी का सामान और कीमती चीजें लेकर वापस आ रहा था। तभी मोदू के लॉन्गटेंग शिपिंग ग्रुप के हेड ऑफिस में सन्नाटा था। ये वो कंपनी थी जिसका टर्नओवर पिछले साल 2000 करोड़ पार कर गया था और उनके पास सैकड़ों जहाजों का बेड़ा था, पर आज वो ग्लोबल ग्रुप के सामने एक छोटी सी चींटी जैसी लग रही थी। चेयरमैन वैंग टैंग अपने केबिन में बैठा सर पकड़कर सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये डिमेंशनल स्ट्राइक किसने की है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी बर्बादी की शुरुआत कहां से हुई। सच तो ये था कि लॉन्गटेंग ग्रुप की परफॉर्मेंस गिर रही थी, लेकिन हालत इतनी भी खराब नहीं थी कि कंपनी ही बेचनी पड़ जाए। चेयरमैन वांग टिंग समझ नहीं पा रहे थे कि सामने वाला आखिर उनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। वो गुस्से में टेबल पर हाथ पटक कर उन्हें बाहर निकल जाने को कहना चाहते थे, लेकिन उस खौफनाक कैपिटल के दबाव के आगे उनके शरीर में इतनी हिम्मत तक नहीं बची थी। खटखट, तभी केबिन का दरवाजा खुला। सेक्रेटरी अपनी हाई हील्स खटखटाते हुए तेजी से अंदर आई। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। वांग सर, ग्लोबल ग्रुप के आसिया रीजन के हेड आए हैं। वांग तंग ने एक ठंडी आह भरी, जैसे वो पल भर में 10 साल बूढ़े हो गए हों। जो होना है वो तो होकर रहेगा, उन्हें अंदर बुलाओ। कुछ मिनटों बाद ग्लोबल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव ली चेन अपने 2 आदमियों के साथ बड़े रौब से अंदर दाखिल हुए। वांग तंग ने तुरंत चेहरे पर एक नकली मुस्कान सजाई और आगे बढ़े। ली सर, आपके आने की खबर नहीं थी। ली चेन ने हाथ हिलाकर औपचारिकताएं बीच में ही काट दी और सीधा सोफा पर पसरते हुए मुद्दे पर आए। वांग सर, हमारी शर्तों के बारे में क्या सोचा? आपको 10% डिविडेंड्स का हक मिलेगा और आपकी पोजीशन भी वही रहेगी। आपके पास जो 41% शेयर्स हैं, उन्हें हम 15% प्रीमियम के साथ खरीदने को तैयार हैं। ये ऑफर सच में बहुत लालच भरा था। वांग तंग को अच्छी तरह पता था कि वो खुद 50 पार कर चुके हैं और उनका निकम्मा बेटा इस ग्रुप को संभाल नहीं पाएगा। पुराने शिकारी उसे जिंदा चबा जाएंगे। वांग तंग को हिचकिचाते देख ली चन ने एक और चाल चली। वांग सर, सच तो ये है कि हमारे हेडक्वार्टर ने लॉन्गटन को खरीदने के लिए $200 बिलियन का काश अलग रखा है। हमारा इरादा तो इसे जबरदस्ती टेक ओवर करने का था, पर हमारे मास्टर आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए बैठकर बात कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप ये मौका हाथ से न जाने दें। धराम, वांग तंग के दिमाग में जैसे बिजली करकी। $200 बिलियन कैश। साला, अगर मैं अपनी पूरी कंपनी भी बेच दूं तब भी ये रकम कम पड़ेगी। ये तो पैसों के दम पर गला घोटने वाली बात थी। बिल्कुल बेरहम उन्होंने हिम्मत जुटाकर आखिरी कोशिश की। ली सर, अगर मैं मान भी जाऊं तो बाकी शेयर होल्डर्स नहीं मानेंगे। उनकी बात पूरी होने से पहले ही ली चेन के पीछे खेरे आदमी ने शेयर ट्रांसफर के कागजात की एक भारी गड्डी मेज पर पटक दी। वांग सर, आप जरूरत से ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। आपके शेयर्स और मार्केट में मौजूद 10% के अलावा बाकी 49% शेयर्स हम पहले ही खरीद चुके हैं। वांग तंग ने उन फाइलों को देखा और एक कड़वी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। ये नेगोशिएशन नहीं था, ये तो आखिरी वार्निंग थी। अगर उन्होंने अब ना कहा तो अंजाम मौत से भी बुरा होगा। ठीक है, मैं साइन करता हूं, वांग तेंग ने दांत पीसते हुए कहा, पर मेरी एक शर्त है। मैंने ये कंपनी खून पसीने से खैरी की है। मैं इसे किसी विदेशी के हाथों में नहीं सौंपूंगा। मुझे आपके असली मालिक से मिलना है। अगर वो हिंदुस्तानी है तो मैं अभी साइन कर दूंगा। ली चन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े में अभी भी इतनी खुददारी बची है। वो एक कोने में गया और फौरन जाओ रुइलोंग को फोन लगाया। जाओ रुइलोंग की हिम्मत नहीं थी फैसला लेने की, तो उसने सीधा तुम्हें कॉल किया। तुम एयरपोर्ट जा रहे थे। वांग तंग की ये बात सुनकर तुम्हें हंसी आ गई। दिलचस्प बंदा है। ठीक है, उसे बोल दो कि कल सुबह शीजा नंबर 1 एस्टेट पर हाजिर हो जाए। ली चन ने फोन रखा और वांग तंग की तरफ हमदर्दी भरी नजरों से देखा। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, हमारे मास्टर मान गए हैं। कल सुबह शीजाओ नोवन एस्टेट पहुंच जाना। अब यहां साइन करो। एक्सियाओ नो 1 एस्टेट। वांग तंग के दिल में उथल पुथल मच गई, पर उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की और कांपते हाथों से साइन कर दिए। निकलते वक्त ली चन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक गहरी बात कही। वांग सर, हमारे मास्टर से मिलना कोई मामूली बात नहीं है। अपने अच्छे नसीब का शुक्रिया अदा करो। उधर तुम अपने मम्मी पापा और भाई सुलिंगताओ को लेकर अपने शाही विला पहुंच चुके थे। जैसे ही वो गादवी से उतरे, उस महल जैसे एस्टेट को देखकर उनके जबरे गिर पड़े। मम्मी ली जाओ ने जब उस अंतहीन फैली हुई जमीन को देखा तो उनका दिल बैठ गया। हे भगवान, इतनी बारी जमीन खाली पड़ी है, इसमें तो कितनी सारी गोभी और प्याज उगाए जा सकते थे। यह सुनकर तुम्हारा सिर चकरा गया। मम्मी का ये किसान वाला अंदाज बदलना थोड़ा मुश्किल होने वाला
था। सु लिंगताओ ने अपनी आंखें मलते हुए दूर लगे एक अजीब से पैर की तरफ इशारा किया। भाई, मैं सपना तो नहीं देख रहा। क्या वो सच में कीमती ईंट के पाइन है? इसकी कीमत क्या होगी? आउच दीदी, आपने मुझे चिकोटी क्यों काटी? सु लिंगताओ सु लिंगशुआन ने अपनी आंखें घुमाई। तू ही तो जानना चाहता था कि सपना है या हकीकत, बस तेरी मदद कर दी। सबने मिलकर शानदार डिनर किया। तुमने फिर से वही कुबेर और पैसे उड़ाने वाली कहानी सबको सुनाई। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था कि वो यकीन करें या नहीं, बस वो पुलिस को न बुला ले। खुशी की बात यह थी कि मम्मी पापा भले ही सादा और सीधे थे, पर बेवकूफ नहीं थे। जब तक तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, वो चुप रहना ही बेहतर समझते थे। उधर लॉन्ग बटलर गार्डन में शानदार बर्थडे बैंक्वेट की तैयारी कर रहा था। तभी हुक्का पी रहे पापा सु जियनजोंग में अचानक मेज पर अपना पाइप ठोका। उनकी नजरें तुम्हारी तरफ एकदम गंभीर थीं। शाओ तियान, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं थी कि तेरी मदद कर सकूं, पर एक बात याद रखना, अब तू जो भी करे पीछे कोई सुराग मत छोड़ना। समझ गया? दंग रह गए। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे सीधे सादे पापा के अंदर भी इतना सख्त पहलू छुपा है। तुमने पापा की उस सुराग मत छोड़ना वाली बात का मतलब गहराई से समझा। इसका मतलब साफ था कि दुश्मन की जड़ें ही काट देना, ताकि कोई पलट कर न देख सके। पापा मम्मी, अब आप उस पुराने गांव वापस नहीं जाएंगे। इसी 1 करोड़ के विला में आराम से रहिए। कुछ दिनों बाद मैं एक प्राइवेट जेट अरेंज कर दूंगा, आप पूरे देश की सैर करना। सु जियनजोंग की आंखों में चमक आ गई। आधी जिंदगी गरीबी में काट दी, अब बेटे के पास पावर है तो गांव में मिट्टी क्यों फांके? उन्होंने मम्मी का हाथ पकड़ा और बोले, सुनो जी, हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हनीमून नहीं मनाया। ये सब काम बेटे पर छोड़ो और चलो हम अपनी दुनिया जीते हैं। मम्मी शर्म से लाल हो गईं और उन्हें डांटने लगी। तुम अपनी हंसी रोकते हुए सु लिंगताओ और सु लिंगशुआन को लेकर वहां से खिसक लिए। जैसे ही गराज का दरवाजा खुला, सु लिंगताओ की नजरें उन सुपर कार्स की कतार पर ऐसी टिकी कि उसकी लार टपकने लगी। तुमने उन फौलादी मशीनों की तरफ ऐसे इशारा किया जैसे बाजार में आलू प्याज खरीद रहे हो। जो भी पसंद है 2 कारें चुन ले। जब तू कॉलेज वापस जाएगा, मैं सीधा कार्गो से उन्हें वहां भेज दूंगा। सु लिंगताओ पहले तो खुश हुआ, फिर उसका चेहरा लटक गया। भाई, मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। तुमने अपनी आंखें घुमाई। इतनी सी बात? लाइसेंस तो मैंने पहले ही पैसे देकर बनवा लिया है, कल तक तेरे हाथ में होगा। तू अगर तांक भी चलाना चाहे तो तेरा भाई तेरे लिए रास्ता बनवा देगा। सु लिंगताओ की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत एक सफेद कोनिग्सेक जेस्को और एक अपोलो आईए चुन ली। तुम उसे एस्टेट में घूमते हुए देख रहे थे और समझ रहे थे कि इस बेचारे पर पढ़ाई का कितना बोझ था। वो इतना डरा हुआ था कि जिस लड़की को वो पसंद करता था उसे भी उसने आई एम सॉरी कह दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके लायक नहीं है। तुम्हारे जासूसों ने पहले ही सब पता लगा लिया था। पगले भाई, तुझे क्या पता कि अब हमारे पास सिर्फ पैसा ही पैसा है। तुम्हें लगा कि इसे एक तगड़ा रिचकिट वाला मेकओवर देना पड़ेगा। रात होते ही वो 2000 स्क्वायर मीटर का गार्डन किसी जन्नत जैसा लगने लगा। बारी बेरी मेजों पर दुनिया के बेहतरीन लजीज पकवान सजे थे। चारों तरफ फूलों की खुशबू और डिजाइनर यूनिफॉर्म्स में तैयार मेड्स की कतारें खड़ी थी। जैसे ही तुम परिवार के साथ वहां पहुंचे, लॉन्ग बटलर के एक इशारे पर बॉडीगार्ड्स ने आतिशबाजी शुरू कर दी। धाया धाया उन धमाकों और रोशनी ने मोदू के आधे आसमान को जगमगा दिया। सु लिंगशुआन ये सब देखकर इतनी इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों से आंसू छलक आए। तभी सारी मेड्स एक साथ 90 डिग्री झुकी और उनकी आवाज आसमान तक गूंजी। सेकेंड यंग मिस, जन्मदिन मुबारक हो। ऐसा मंजर तो आम आदमी सपने में भी नहीं देख सकता। तुम वाइन का गिलास थामे अपने परिवार की खुशी देख रहे थे, पर तुम्हारी आंखों में अचानक एक चमक आई। बहन का बर्थडे खत्म हुआ, अब कल उन कुत्तों की बारी है जिन्होंने उसे परेशान किया था। उन्हें सदकों पर भीख मंगवाने का वक्त आ गया है। बैंक्वेट खत्म हुआ, तुमने एक झटपट शावर लिया और अपने भाई सु लिंगताओ के कमरे में घुस गए। वो बालकनी में बैठा चांद को ताक रहा था। हमने एक कुर्सी खींची और उसके सिर पर चपत लगाई। ओए मजनू, आधी रात को यहाँ देवदास बनकर क्या सोच रहा है? सु लिंगताओ ने एक लंबी सांस भरी। भाई, अगर कोई लगदी आपको प्रपोज करे और आप मना कर दे पर बाद में पछतावा हो तो क्या करना चाहिए? तुम्हें लगा कि उसे एक जोर का थप्पड़ लगाऊं? साला अभी 18 का हुआ है और जवानी चढ़ रही है। अबे आतेन की उम्र में तो ये सोचना चाहिए कि मैं दुनिया का राजा हूं। तू ये पुरानी बातें लेकर क्यों बैठा है? भाई, आप नहीं समझेंगे, गरीब बच्चों को जल्दी बड़ा होना पड़ता है। तुम हंस पदे, मुझे मत सिखा। जब तू छोटा था तब से मैं दुनिया देख रहा हूं। मैंने जितना नमक खाया है उतनी तूने रोटियां नहीं खाई। वो इसलिए क्योंकि आप नमक ज्यादा खाते हो। सु लिंगताओ ने पलटकर जवाब दिया। तुम्हारी हंसी मजाक से उसका उदास चेहरा खिल गया। तुमने हाथ सिर के पीछे रखे और गंभीर होकर कहा, सुन, मुझे सब पता है। वो गरीब बच्चा वाला नाटक अब खत्म कर दे। अब हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब सिर्फ किताबी कीड़ा मत बने रहना। जितना मन करे उतना पर्दे पर खुश रहना सबसे जरूरी है। पहले हमारे पास मौका नहीं था, पर अब तू और 02 इस दुनिया के VIP हो। जैसा चाहो वैसा जियो, बस दिमाग ठिकाने पर रखना। तुमने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। और वो लगी जिसने तुझे प्रपोज किया था, मैंने उसका सारा बैकग्राउंड चेक करवा लिया है। लगी अच्छी है और दिखने में भी परी है। अब से उसके साथ बाहर घूमने जाया कर। हर वक्त किताबों में घुसे रहने से बीवी नहीं मिलती। तुम खड़े हुए और उसके कंधे थपथपाए।
याद रख, बाहर तेरी पहचान हमारे खानदान की इज्जत है। हम किसी से फालतू नहीं उलझते, पर अगर कोई हमारे सिर पर चढ़ने की कोशिश करे तो उसे कुचल देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। चल अब सो जा, कल तुझे सुपरकार चलानी है। तुम अपने कमरे की तरफ चल दिए, जबकि सू लिंगताओ हैरान खड़ा था। साला, भाई को मेरे प्रपोज होने की बात कैसे पता चली? अगली सुबह तुमने 3 चमचमाती सुपरकार्स विला के बाहर असफल रोड पर खड़ी करवा दी। लॉन्ग बटलर और बॉडीगार्ड्स कतार में खड़े थे। पूरा भौकाल टाइट था। तुम खुद सू लिंगताओ और सू लिंगशुआन को उन पैसा खाने वाली मशीनों को चलाने का तरीका समझाने लगे। तुम्हें भी ज्यादा नहीं पता था, पर बड़े भाई का रुतबा तो दिखाना ही था। आधे घंटे बाद वो दोनों धीरे धीरे सड़क पर गाड़ियां दौड़ाने लगे। तभी दूर से एक काली कार आकर